अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। जैसे कोई आपसे कहता है कि two dissimilar charges attract each other and two similar charges repel each other. Why? ऐसा क्यों होता है? तो आपका जवाब जो है इस क्वेश्चन का इसे लाइंस ऑफ फोर्स के माध्यम से मिलता है। एक्चुअली लाइंस ऑफ फोर्स का जो कंसेप्ट है वो टोटली हाइपोथेटिकल है। ये माइकल फैराडे का दिया हुआ कंसेप्ट है। इट इज टोटली हाइपोथेटिकल बट इट कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय चार्ज। ये लाइंस ऑफ फोर्स का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कंसेप्ट है, टोटली हाइपोथेटिकल एक परिकल्पना है माइकल फैराडे का, बट इट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय चार्ज। लेकिन चार्ज के द्वारा जो गुण प्रदर्शित किए जाते हैं उन सभी का जवाब दे देता है। ध्यान रखिएगा, लाइंस ऑफ फोर्स काफी इंपॉर्टेंट आपका थियरी है। क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब इस लाइंस ऑफ फोर्स में मिलेगा। जैसे मैं आपको बताया था कि बल्ब से जो रे निकलता है उस रे को हम नहीं देख पाते, उस रे को नहीं देख सकते, लेकिन उस रे की उपस्थिति का एहसास वस्तु में देख कर उस बल्ब के जो फील्ड ऑफ विजन दृष्टि क्षेत्र है उसके अंदर वस्तुओं को देख करके उस रोशनी का अनुभव करते हैं। दैट इज वी कांट सी रे इमर्जेस फ्रॉम द सोर्स बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ रे, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ लाइट by seeing the object. In this similar manner, every charged body produces electric lines of force. Produces electric lines of forces. We can't see electric lines of forces, but we can feel the presence of electric lines of force. हम कह रहे हैं सर जिस प्रकार से बल्ब से निकलने वाला रे नहीं दिखाई देता, वस्तुएं दिखाई देती, उसी प्रकार से चार्ज बॉडी से निकलने वाला लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिखता। उसकी उपस्थिति का एहसास किसी दूसरे चार्ज बॉडी को कुछ बिट्स ऑफ पेपर को ला करके कर सकते हैं। जिस प्रकार से बल्ब से निकलने वाला रे बल्ब के चारों तरफ फील्ड ऑफ विजन डेवलप करता है, उसी प्रकार से चार्ज बॉडी से निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करने। मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल it was given by Michael Faraday. It is totally hypothetical,
but it can explain all the properties exhibited by charge. ये माइकल फैराडे की परिकल्पना है, पूरी तरह से माइकल फैराडे का कंसेप्ट है, पूरी तरह से क्या है सर, काल्पनिक है, लेकिन चार्ज के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जितने भी गुण हैं उन सभी का व्याख्या करता है, उन सभी का व्याख्या करता है ये लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, अब थोड़ा देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है, आप देखो ध्यान से, हमें एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, यहां माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान देना है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। समझने का प्रयास किया जाए, मजा आएगा, कल्पना हम दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। मान लीजिए कि एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इस बॉडी को क्या करें हम, एकदम पाउडर बना दें, तो वो जो भी चार्ज देंगे वो सारे टुकड़ों पर बंट जाएगा। इसको हमने पाउडर नहीं बनाया, बॉडी ही रख दिया, तो क्या देखेंगे, और इसको छोड़ देते हैं, फिर ये डस्ट क्या होंगे, चार्ज डस्ट, पॉजिटिवली चार्ज डस्ट क्या उड़ उड़ करके अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव चार्ज से, और उड़ करके और ये आकर के यहां क्या करेंगे सर, आकर के सटेंगे इसे। ध्यान दिया है, तो जिस रास्ते को पकड़ के ये जो डिस्चार्ज कर सकते हैं इसको, कि जिस रास्ते को पकड़ के आ रहे हैं वो ट्रैजेक्टरी उनका जो है ना, उनका जो डस्ट का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो डस्ट है उसका ट्रैजेक्टरी क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। समझ में आ गई? ऐसे हम सिद्धांत रूप से, ऐसे थ्योरेटिकली हम बता देते हैं इसका परिभाषा क्या है। तो कह रहा है सर, इट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज ए कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट ए कर्व, मे बी ए स्ट्रेट लाइन, tangent at any point on it, tangent at any point on it gives the direction of electric intensity, electric field at that point। क्या सुना आपने? It is a curve, may be a straight line, it is a curve, may be a straight line, tangent at any point on it gives the direction of electric intensity at that point। यह एक कर्व है, वक्र है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जिसके किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट डालें, स्पर्श रेखा डालें, तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाता है। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर। चलिए डेफिनेशन तो बता दिया आपका, इट इज ए कर्व tangent at any point on it, tangent at any point on it gives the direction of electric intensity at that point। यह वही चीज मैंने बताने का प्रयास किया और फिर एक इमेजिनेशन लाने का कोशिश किया कि भाई इमेजिनेशन क्या है इसका, कैसे इमेजिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं यही बोला, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है इनको पाउडर बना दो, डस्ट बना दो, इसको नहीं सर, और इनको फ्रीली छोड़ो, ये अट्रैक्ट होकर के आएंगे सर। तो जिस ट्रैजेक्टरी को पकड़ के आएंगे, जिस रास्ते को पकड़ के आएंगे, वही रास्ता क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पिक्टोरियल व्यू होगा, वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का स्केच होगा, वही कर्व होगा।
बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना है। तो हम अभी आपको चर्चा करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस का फोर्स क्या है। इलेक्ट्रिक लाइंस का फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस का फोर्सेस क्या है, ठीक है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it was given by, first of all it was given by Michael Faraday. It is totally hypothetical. It is totally hypothetical. Hypothetical मतलब काल्पनिक, but it can explain all the properties exhibited by charge. क्या सुना कि सबसे पहले माइकल फैराडे का दिया गया था इसका कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गिवन बाय द कंसेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय माइकल फैराडे एंड इट इज नथिंग बट इट इज टोटली हाइपोथेटिकल। इट इज टोटली हाइपोथेटिकल बट इट कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय चार्ज। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन चार्ज के द्वारा जितने भी गुण प्रदर्शित किए जाते हैं उन सभी गुणों को क्या करता है, उन सभी गुणों की व्याख्या करता है, सभी गुणों की व्याख्या करता है। अब इसका डेफिनेशन क्या है सर? इसका डेफिनेशन क्या है? जैसा कि ये पिक्चर बना के मैंने दिया, इट इज ए कर्व, इट इज ए कर्व, maybe a straight line, maybe a straight line, tangent at any point on it, tangent at any point on it gives the direction of electric intensity, gives the direction of electric intensity at that point। मैंने बताया ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज तक जाता है और इस कर्व के किसी भी बिंदु पर टेंजेंट डालेंगे, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक, तो डेफिनेशन आपने देख लिया कि भाई क्या है, इट इज ए कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इसका प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ प्रॉपर्टीज है महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज, सबकी मैं चर्चा करूं। और इस वीडियो में लगता है कि सारा समय जो है हम लोगों का लाइंस ऑफ फोर्स की ही चर्चा करने में लगेगा, हो सकता है कि थोड़ा अतिरिक्त भी समय ले। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम इससे जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज देखते हैं। There are some important point regarding some important points regarding some important points regarding electric lines of force।
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, उसको हम बताएं। पहला समझा जैसे, पहला कहता है कि इट इज assumed to be emerges from positive charge. That is, electric lines of forces are assumed to be emerges from positive charge. ऐसा विश्वास किया जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है। इट इज assumed to be emerges from positive charge. ऐसा कल्पना किया जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेट्स समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एंड कर जाना, यानी इसमें बिगिनिंग और एंड पॉइंट है। बिगिनिंग और एंड पॉइंट है। बिगिन करता है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कर जाता है, एंड कर जाता है नेगेटिव चार्ज पर। क्या सुना कि इट इज assumed to be emerges from positive charge and terminates on negative charge. It is assumed to be emerges from positive charge and terminates on negative charge. अब आप एक क्वेश्चन बोलेंगे, if no negative charge is present in the vicinity of positive charge, then what will happen to the electric lines of forces? आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर, अगर उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द नजदीक में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं हो, लाइन्स ऑफ फोर्स कहां जाएगा? फिर से सुना जाए, इस पर आगे देखा जाए क्या मैं बोलने जा रहा हूं। फिर क्या सुना जाए? अब यहां से महत्वपूर्ण बात, इफ नो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां दो केस होगा, एंड इफ इट इज प्लेस्ड इनसाइड एन ओपन फील्ड देन इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। क्या सुना? अगर पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है और ये पॉजिटिव चार्ज अगर ओपन फील्ड में रखा हुआ है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप टॉर्च मार के देखो खुले आकाश के साथ, रे कहां तक जाएगा? तो आपका जवाब होगा अनंत तक। हाँ, इसका प्रभाव अनंत तक अनुभव नहीं होगा क्योंकि डाइवर्ज करता है, लेकिन अगर ये पूछ रहे हैं ये जाएगा कहां तक? अनंत तक। क्या सुना आपने? इफ इट इज प्लेस्ड इनसाइड एन ओपन फील्ड then it extends up to infinity, and if it is placed inside a room, in a room, then it terminates on the wall of the room. तो आप कहेंगे कि स्वाभाविक बात है सर, अगर हम चार्ज रखेंगे प्लस, लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा तो क्या करेगा सर? दीवाले पर न जाकर समाप्त होगा, दीवार रोक देगा। ऐसा नहीं समझिए, मैकेनिज्म जानिए। ये सामान्य बातचीत नहीं है कि हाँ भाई जाके खत्म हो जाएगा। हाँ, अब ऐसे समझिए कि यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो दीवार है, इस दीवार के सतह पर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड करेगा, और इंड्यूस्ड करके और ये पॉजिटिव चार्ज जाके क्या करेगा सर? समाप्त होगा। इंड्यूस्ड करेगा और इंड्यूस्ड करके जाके क्या करेगा? टर्मिनेट होगा। अब समझ में आएगी ना कि वो रोक दिया, दीवार तो रुक गया, ऐसा नहीं। ये इंड्यूस्ड किया इसके सतह पर और जाके टर्मिनेट किया। बस समझ में आ गई? तो पहला चीज हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर assumed to be emerges from positive charge and terminates on negative charge. अब फिर इसके बाद में क्या बोला
If no negative charge is present in the vicinity of positive charge, then what will happen? Here two cases arises. First, if it is placed inside an open field, then it extends up to infinity. And if it is placed inside it in a room, if it is placed inside a room, then it terminates on the wall of the room by inducing a negative charge on the wall. बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? तो यही करेंगे, मैकेनिज्म जानना जरूरी है। फिजिक्स सबसे आसान चीज है, बस सबसे समझा जाए। ठीक? ठीक है, तो हमने क्या बोला? चर्चा हमें क्या करना है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला करा सर पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट करा सर, इट इज assumed to be emerges from positive charge. It is assumed to be emerges from positive charge and terminates का मतलब होता है समाप्त हो जाना, and terminates on negative charge. It is assumed to be emerges from positive charge and terminates on negative charge. अब यहां केस है क्या भाई? इफ नो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, charge is present in the vicinity of vicinity ird gird neighborhood. If no negative charge is present in the vicinity of positive charge, क्या होगा? दो केसेस राइज होगा। If it is placed inside an open field, if it is placed inside an open field, then it extends up to infinity. It extends up to infinity. क्या सुना? अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है कोई उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द, और पहला केस इसमें यदि उसको खुला क्षेत्र में, खुला फील्ड में रखा होगा, यह अनंत तक जाएगा, लेकिन प्रभाव अनंत तक होगा ऐसा नहीं। टॉर्च से आप अनंत तक देख सकते हैं? नहीं, कुछ दूरी के बाद उसका अनंत समाप्त हो जाता है। ठीक? अब आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं सर। दूसरा क्या कर रहा सर? दूसरा में कह रहा सर, इफ इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ रूम, तो कहां से समाप्त होगा? रूम के दीवार पर। कैसे? कहते हैं इफ इट इज placed inside a room, then it terminates on the wall of the room, the walls of the room by inducing negative charge on the wall.
बाई वॉल्स, ऑन दी वॉल्स। समझ में आएगा आपको? आपने क्या सुना कि अगर उस चार्ज के इर्द गिर्द कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये कहां जाकर समाप्त होगा? केस 2, अगर इसको ओपन फील्ड में रखें इन्फिनिटी पर, और अगर इसको क्या रखें, रूम में रखें, दीवार पर चार्ज नेगेटिव इंड्यूस्ड कर, कोई दिक्कत? तो सिंपल था। तो आपने पहला प्रॉपर्टी देख लिया। ये पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है सर? इट इज assumed to be emerges from positive charge and terminates on negative charge. ओके, दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं। आई न्यूमेरिकल से कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट कहता है कि इट ऑलवेज लीव द चार्ज बॉडी एट राइट एंगल। It always leaves the charged body at right angle and also terminates on the charged body at right angle. It always leaves the charged body at right angle. चाहे जिस सतह से निकलता हो उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उस सतह के पास अगर आप टेंजेंट लो वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए छोड़ता है। जैसे अगर स्फेरिकल या पॉइंट बॉडी है, रेडियली आउटवर्ड, सिलिंड्रिकल बॉडी है, रेडियली आउटवर्ड। बहुत सारा एनसीईआरटी में इसका पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है कि जब भी छोड़ेगा किसी चार्ज बॉडी को तो हमेशा 90 डिग्री पर, और जब टर्मिनेट करेगा तब भी क्या करेगा सर? 90 डिग्री पर टर्मिनेट करेगा। जब टर्मिनेट करेगा तब भी 90 डिग्री पर, लीव करेगा तब भी 90 डिग्री पर। ठीक, ये दूसरा विश्वास क्या भाई? इट ऑलवेज लीव द चार्ज बॉडी, ऑलवेज लीव द चार्ज बॉडी at right angle and also terminates on the charged body at right angle, इसने बताया पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होगा। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमेशा क्या करेगा? रेडियली आउटवर्ड में करेगा। ये व्यू आपका लाइंस ऑफ फोर्स है, रेडियली आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, रेडियली इनवर्ड, यानी कहीं भी टेंजेंट डाले ये क्या करेगा सर? 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। अगर इसको प्लस क्यू ले लें, इसको माइनस, वो स्पष्ट करता है कि ये जो है हमेशा रेडियली आउटवर्ड, यानी कि हमेशा चार्ज बॉडी को छोड़ेगा 90 डिग्री पर, और अगर उसमें टर्मिनेट करेगा, समाप्त होगा, तब भी ये 90 डिग्री पर जाकर समाप्त होगा। बात समझ में आ गया? 2 पॉइंट बाबू का क्लियर हो गया। ये आपको देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देंगे हम, खत्म होगा आर्टिकल तो बड़ी मदद करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जैसे कोई आपसे पूछेगा व्हाई टू डिसिमिलर चार्जेस
each other. दो डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट क्यों करते हैं? आपके पास जवाब नहीं हो। क्या जवाब होगा भाई? सर अट्रैक्ट करता पहले से जानते हैं। आप यही बोलते रहोगे, अट्रैक्ट करता सर नहीं जानते हैं। तो ध्यान दें इसमें, अट्रैक्ट करता है सर, क्यों करता है सर? ये देख ध्यान से, क्यों अट्रैक्ट करता है? इसका जवाब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब, ये जो पॉइंट तीसरा है कहता है कि, तीसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेच्ड, behaves like a stretched elastic string, behaves like a stretched elastic string. They always has a tendency to contract. They always has a tendency to contract lengthwise and reduce their tension. यानी सुनिए बढ़िया से मैं क्या बोल रहा हूं। अगला कंसेप्ट आपको क्या देने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। आप एक रबर के तने हुए धागा को देखिए, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? लंबाई छोटा करें, लेंथ वाइज कंट्रैक्ट करके अपने टेंशन को रिलीज करें, रिलैक्स करें। यहां कंसेप्ट में यही कहा गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। ऑल दीज लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिहेव्स लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। दे ऑलवेज हैज a tendency to contract lengthwise। यानी इसकी प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है? ये कैसा व्यवहार करता है? इलास्टिक के तने हुए धागा जैसा। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? अपने लंबाई को छोटा करना। सब लंबाई को छोटा करेंगे, एक दूसरे के क्या आएंगे? पास आएंगे। एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो कहा जाएगा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स confirms attraction between two dissimilar charges. This property of electric lines of force confirms attraction between two dissimilar charges. समझ में आ गई बात को? आप देखो ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं भाई? तीसरा प्रॉपर्टी कहता है सर, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इट बिहेव्स लाइक मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इट उसी के दिया है, इट बिहेव्स लाइक a stretched elastic string, behaves like a stretched elastic string. They always has a tendency, they always has a tendency to contract lengthwise, to contract lengthwise. They always has a tendency to contract lengthwise. क्या सुना?
It behaves like an stretched elastic string. They always has a tendency to contract lengthwise. इसकी प्रवृत्ति होती है लंबाई अपना छोटा करना। And this property of electric lines of force confirms attraction between two dissimilar charges. क्या सुना है? This property of electric lines of force, this property of electric lines of force confirms attraction between two dissimilar charges. ये क्या बताता है? दो डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, ये बताता है। इनका कंट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कंफर्म करता है कि दो डिसिमिलर चार्ज हमेशा क्या करेंगे सर? अट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत? तो 3 प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इसको देखना। चौथा प्रॉपर्टी क्या आता है उसको देखना। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस exert lateral pressure on each other. lateral माने साइड वाइज। जैसे ध्यान दीजिए, कल्पना कीजिए, एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, कि बल्ब से रे निकलता है। जैसे जैसे बल्ब से दूरी बढ़ते जाती है, रे क्या करता है? डाइवर्स करता है। तो ऐसा विश्वास किया जाए ये सब एक दूसरे को धकेल रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रही है सोर्स से, उनके बीच का गैप बढ़ते जा रहा है। ऐसा ही समझा जाए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस exert lateral pressure on each other. Electric lines of forces exert lateral pressure on each other, sidewise pressure on each other, यानी डाइवर्स करने की टेंडेंसी है। And this property of electric lines of force confirms repulsion between two similar charges. ये बताता है दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं सर? कह रहे हैं जैसे यहां भी प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए, Q1 Q2 कुछ भी ले लीजिए, यहां भी प्लस ले लीजिए, ये Q1 मान लीजिए यहां पर, और ये Q2 है। लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉइंटली है, स्फेरिकल है, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो है आपका क्या होगा? इधर जाना चाहिए, देख रहे हैं ना? ये दूरी क्या है? समय के साथ दूरी का है। ये गैप जो है इनका, जैसे जैसे इनके बीच का जैसे जैसे दूर जाते हैं सोर्स से, इनके बीच का गैप क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब यही समझा जाए कि सब लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को धकेल रहे हैं, बगल से प्रेशर लगा रहे हैं, नतीजा फैल रहा है, बिखर रहा है। उसी तरह से आप देखो ध्यान से, इस प्रकार से, यानी ये धकेल रहा है सर, ये धकेल रहा है, तो यहां पर क्या होगा? एक न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। यहां पर एक न्यूट्रल, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। समझ गए? तो कह रहा है सर क्या कि चौथा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है सर? चौथा प्रॉपर्टी कह रहा है सर
कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस exert lateral pressure on each other. Electric lines of forces exert lateral pressure on each other. Pressure exert lateral pressure on each other. This property of electric lines of force, this property of electric lines of force conforms repulsion between two similar charges. Repulsion between two similar charges. Repulsion between two similar charges. समझ में आ गई? तो चौथा प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस exert lateral pressure on each other, sidewise pressure. This property of electric lines of force conforms repulsion between two similar charges. ठीक, अगला हम लोग आते हैं पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है इसका, ये देखते हैं। पिक्टोरियल भी बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही बहुत सारा मिलेगा आपको। सॉरी, ये आपको लगता है कि पांचवा होगा, देख लीजिएगा नंबर 17 है, ये आपका क्या होगा, छठा। ठीक, तो देखा जाए ध्यान से, छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कह रहा सर कि no two lines of forces cut or cross each other. No two lines of forces cut or cross each other. If they did so, then at the point of intersection there will be two directions of electric intensity, which is absurd, which is not possible. यानी कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर काटेंगे तो जिस बिंदु पर काटेंगे, एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो कंसेप्ट क्या है भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस never cut or cross each other. Never cut or cross each other. If they did so, अगर ऐसा करते हैं, then at the point of intersection, there will be two directions of electric intensity. At that point there will be two directions of electric intensity at that point, which is impossible, which is absurd, या इसी को कह सकते हैं इम्पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं सर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के विषय में क्या करता है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्लस्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ रीजन, गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ रीजन कन्फर्म्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। जिससे जितना घना घना लाइट का रे होगा, जितना इस पर ज्यादा से ज्यादा रे पड़ेगा, इस पर ज्यादा से ज्यादा रे पड़ेगा, ब्राइटनेस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब नंबर ऑफ रे प्रति स्क्वायर एरिया पर, प्रति स्क्वायर मीटर पर जितना अधिक पड़ेगा इंटेंसिटी, ब्राइटनेस उसका ज्यादा। वही चीज यहाँ कर कि किसी जोन में, किसी क्षेत्र में जितना गैदरिंग होगा, क्लस्टरिंग होगा, जितना भीड़ होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, उस जोन में, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। पिक्टोरियल व्यू देकर हम इसको समझा देंगे आपको। तो सर नेक्स्ट वन इज नथिंग बट व्हाट कि क्लस्टरिंग या gathering of electric lines of force in a region, CLUSTERI, clustering or gathering of electric lines of force in a region, lines of force in a region, confirms stronger electric field in that region. Electric field in that region, stronger electric field in that region. अब आप देखो ध्यान से, इसका एक पिक्टोरियल व्यू, एक हम पैटर्न ले रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स का एक पैटर्न ले रहे हैं। लाइंस ऑफ फोर्स का एक हम पैटर्न लेते हैं। आप देखिए पैटर्न, ठीक। अब कुछ पॉइंट लीजिए, कुछ पॉइंट्स कंसीडर कीजिए, ए बी सी, ठीक। आप देखिए ध्यान से, ABC। अब A पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू E है, B पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू EB है, और C पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू EC है। तो आपका क्या ओपिनियन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कहां होगा, A पर, B पर, C पर? जवाब आपका क्या होना चाहिए, गैदरिंग क्लोज कहां पर है सर, C पर। इसके बाद फिर कहां है सर, A पर। इसके बाद फिर कहां है सर, B पर। तो आपने क्या देखा, EC इज ग्रेटर देन EA इज ग्रेटर देन EB। सबसे अधिक C पॉइंट पर, उसके बाद A पर, और सबसे कम B पर। यहां पर गैप जो है वो काफी क्या है, अलग अलग है। यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का गैप जो है काफी क्या है, अलग अलग, काफी सेपरेटेड है। आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए रीजन कन्फर्म्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। अगर लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का गैप बराबर बराबर हो, इक्वल इक्वल हो, हर लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का गैप बराबर हो, वैसी स्थिति में कहते हैं उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म।
पिक्टोरियल व्यू आपको हम देंगे इसका। सर कहता है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन ए रीजन, यूनिफॉर्म electric lines of force in a region, forces in a region produces, गड़बड़ थोड़ा सा वर्ड इधर उधर अरेंज हो गया, equiescent electric lines of force in a region, electric lines of force in a region conforms या produces uniform electric field in that region। कह रहा है सर इक्वी स्पेस में बराबर बराबर स्पेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन रीजन कन्फर्म्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। जैसे हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, इक्वी स्पेस लाइन खींचते हैं। इसमें क्या हो गया, ये जो पिक्टोरियल व्यू है लाइन्स ऑफ फोर्स का, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या है सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है सर, फिक्स्ड सेम कांस्टेंट है सर। बोथ मैग्नीट्यूड and direction remains constant, remains fixed। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा पिक्टोरियल व्यू और लेता हूं इसके लिए। क्या पिक्टोरियल व्यू, एक हम ले रहे हैं इस प्रकार से, कोशिश कर रहा हूं सर गैप बराबर रखने, ध्यान रखिएगा गैप बराबर है, नहीं भी है तो आप मान लीजिए सर गैप बराबर है, इक्वी स्पेस। इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन बदलता है। कहीं भी टेंजेंट लेंगे, यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है सर, यहां पर क्या है इस प्रकार से, तो सब चेंज कर दो, ध्यान दीजिए। और इस केस में क्या है सर, इस केस में क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट। कोई भी पिक्चर आप बना लीजिएगा, कोई हम ऐसा नहीं लक्ष्य करके बना रहे कि भाई ऐसा बनाना है, बोथ, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसमें, यहां देखिए डायरेक्शन बदल रहा है, और देखिए यहां पर है दूरी, देखिए इसका, देखिए दूरी, इसके बीच का दूरी देखिए, इसके बीच का गैप देखिए, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट। इस पिक्चर में आप लोग भाई
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। और इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन सेम है, कांस्टेंट, बट मैग्नीट्यूड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदला सकता, इसके बीच कम है, इसके बीच ज्यादा है, इसको और ज्यादा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक, ये आपका क्या है, पिक्टोरियल व्यू है यहाँ पर किसका सर, तो किस सेंस में हम लिखें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पिक्चर के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट हो, नहीं हो, दोनों वेरी करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट, और काफी राइट में क्वेश्चन आया है इसमें। नौवां प्रॉपर्टी इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। नौवां प्रॉपर्टी है the magnitude of electric lines of force emerges from, the number of lines of force emerges from a charged body depends upon its magnitude। यानी कितना संख्या में किसी चार्ज बॉडी से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चार्ज का मात्रा कितना है। जिस प्रकार से बल्ब से निकलने वाला रे इस बात पर निर्भर करता है वाटेज क्या है, जितना ज्यादा वाटेज का बल्ब लेते हैं उतना ही ज्यादा रे निकलता है। उसी प्रकार से जितना अधिक मैग्नीट्यूड का चार्ज लेंगे, जितना अधिक मात्रा में चार्ज लेंगे, उससे निकलने वाला लाइंस ऑफ फोर्स का मात्रा भी क्या होगा, उतना ही अधिक। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस emerges from a charged body is directly proportional to the magnitude of the charge, the magnitude of the charge। ठीक, क्या कहते भाई, the number of electric lines of force, the number of electric lines of forces emerges from a charged body is directly proportional to the magnitude of the charge, the magnitude of the charge, that is higher with the charge, higher with the number of magnetic lines of force emerges from that charge। अब देखिए ध्यान से, इस पूरे कहानी को एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एक चार्ज Q1 ले लिया, यहां पर Q1 चार्ज, और यहां पर एक चार्ज ले लिया, यहां पर एक चार्ज ले लिया Q2 चार्ज। आपने देखा लाइंस ऑफ फोर्स का जो पिक्टोरियल व्यू है वो दिया हुआ है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1 बाय Q2। सोच लीजिए, या फिगर के रूप में, नंबर के रूप में इसका आंसर क्या होगा सर, ये आया हुआ सर आपका आईटी, ये रेशियो क्या होगा सर। आपको किस इसी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, जितना अधिक मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाइंस, इससे कितना लाइंस निकल रहा है,
1 2 3 4 5 6, तो Q1 प्रोपोर्शनल टू 6, Q1 प्रोपोर्शनल टू 6, और यहाँ 1 2 3 4 अंदर जाए तो लोग मिसकंसेप्शन में क्या करते हैं 6/4, तो 6/4 क्या होगा 3/2, तो ध्यान देना इसमें प्लस नहीं होगा माइनस, क्यों? क्योंकि इसमें ये अंदर जा रहा है नेगेटिव, तो दिस इज नथिंग बट 6/-माइनस 3/2, यानी कि रेशियो क्या होगा -3/2। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के विषय में कुछ आइडिया आपको दिया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, what are their properties, और मैंने बताया it is totally hypothetical but it can explain all the properties exhibited by charge। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लाइंस ऑफ फोर्स और कुछ जो बचे हुए प्रॉपर्टी 1-2 हो सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।